हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। तो फ्रेंड्स, हम उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं सीडीपी यानी कि बाल विकास और बाल विकास का जो शिक्षण शास्त्र है हम उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। जिसमें सबसे पहले हमने टॉपिक लिया है वृद्धि एवं विकास। तो आज हम देखने वाले हैं वृद्धि और विकास के बारे में, फिर उसके बाद में हम आगे की तरफ ऐसे ही चलते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले जो वृद्धि है वो क्या है और विकास क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। यानी कि सबसे पहले हम किसके बारे में बात करते हैं, तो विकास के बारे में बात करते हैं। तो विकास क्या है फ्रेंड्स? विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो सतत यानी कि कंटिन्यूस चलती रहती है, यानी कि लगातार चलती रहती है। जिसमें क्या होते हैं, हमारे गुणात्मक परिवर्तन और मात्रात्मक परिवर्तन दोनों क्या होते हैं, सम्मिलित होते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। यानी कि विकास क्या है? विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो लगातार जीवन पर्यंत क्या है, चलती रहती है। और जिसमें किस किस का मतलब देखने को मिलता है, हमें गुणात्मक परिवर्तन देखने को मिलता है, और कैसा मिलता है, हमें परिमाणात्मक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। वो क्या होता है हमारा, वो हमारा विकास होता है। तो जो विकास होता है, विकास क्या है, वृद्धि से जो बड़ा होता है। ठीक है, जो वृद्धि होती है, वृद्धि भी क्या है, एक इसका ही रूप होती है। हमारे विकास का ही क्या है, एक वृद्धि भी रूप होती है। और इस वृद्धि से क्या होता है, जो विकास होता है वो बड़ा होता है। यानी कि कैसा होता है, वो लार्जेस्ट होता है। जो विकास होता है व्यापक होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हम अगर बात करें जो इसके बारे में, जो वृद्धि होती है, वृद्धि कैसी होती है, तो ये वृद्धि कुछ समय के बाद में, यानी कि जब परिपक्वता आ जाती है, मैच्योरिटी आ जाती है, तो उस कुछ समय के बाद में क्या होती है, वृद्धि तो रुक जाती है। जबकि जो हमारा विकास होता है ये क्या होता है, ये गर्भ से लेकर कब्र तक, यानी कि जन्म से लेकर और मृत्यु पर्यंत तक जो है विकास हमारा क्या होता है, चलता रहता है। अगर हम बात करें इसमें जो देखने को हमें मिलते हैं, जैसे क्या है हमारा पहला क्या, गुणात्मक परिवर्तन। यानी कि गुणात्मक परिवर्तन की अगर हम बात करें तो गुणात्मक परिवर्तन क्या होता है, तो दोस्तों गुणात्मक परिवर्तन जो होता है, यानी कि क्वांटिटेटिव चेंजेस जो होते हैं, कैसे चेंजेस होते हैं, तो क्वांटिटेटिव चेंजेस जो होते हैं ऐसे चेंजेस होते हैं जो क्या, हमें कार्यशैली यानी कि हमारी दक्षता क्या है, हम कितनी क्षमता से कार्य कर सकते हैं किसी को, उसको बताता है। यानी कि कार्य क्षमता बताता है, और क्या बताता है, कार्यशैली बताता है। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा, ये जो होता है ये हमारा क्या होता है, गुणात्मक परिवर्तन होता है। इसमें क्या देखने को मिलते हैं हमें, जो हमारे गुणात्मक परिवर्तन होते हैं इसमें हमें इमोशन देखने को मिल सकता है और हमारी समझ देखने को मिलती है। ठीक है, यानी कि जो गुणात्मक परिवर्तन होते हैं वो परिवर्तन होते हैं जो हमें अपने अंदर बिहेवियर में जो है परिवर्तन दिखाई देते हैं। जैसे कि किसी व्यक्ति के अंदर कितनी समझ आ गई है, वो उसका क्या होगा, गुणात्मक परिवर्तन होगा। उसके इमोशन, उसके जो इमोशनल हैं वो कैसे हैं, यानी कि उसके जो व्यवहार हैं, उसकी जो सोच है वो कैसी है, ये सब कैसे होते हैं, हमारे ये गुणात्मक परिवर्तन होते हैं। बात करते हैं हम परिमाणात्मक परिवर्तन। जो परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं वो कैसे होते हैं, यानी कि क्वांटिटेटिव चेंजेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो क्वांटिटेटिव चेंजेस के अंदर हम किसको काउंट करते हैं फ्रेंड, तो क्वांटिटेटिव चेंजेस के अंदर हम बात करते हैं हाइट की, वेट की और शेप की। यानी कि जिसको हम किसी चीज़ के द्वारा क्या है, माप सकते हैं। यानी कि किलोग्राम में माप सकते हैं, लंबाई में माप सकते हैं, या फिर उसका साइज बता सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें कि किसी लड़के की क्या है, हाइट 5 फीट थी, अब उसकी जो 6 फीट होगी, तो हम क्या है इसकी हाइट को माप सकते हैं। तो ये कैसा चेंजेस देखने को मिलेगा हमें, ये परिमाण में यानी कि उसके साइज में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं परिमाणात्मक चेंजेस। और ये जो परिमाणात्मक चेंजेस होते हैं फ्रेंड्स, ये कैसे होते हैं हमारे, ये 3 तरह के होते हैं। ठीक है, कैसे कैसे होते हैं, प्रोग्रेसिव होते हैं, और तुम्हारे के और कैसे होते हैं हमारे, सिक्वेंशियल होते हैं, मतलब क्रम में होते हैं, और ये ऑर्डरली होते हैं, यानी कि एक क्रम के अंदर होते हैं ये। ठीक है, ये कैसे होते हैं, सतत। अब बात करते हैं हम सतत। जो सतत शब्द आया था हमारा, जो विकास है क्या कि सतत प्रक्रिया है, यानी कि लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, ये कैसी होती है, तो ये विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो पीछे यानी कि रिवर्स नहीं हो सकती है, वो हमारा क्या है, विकास होता है। यानी कि नॉट रिवर्स वट मॉडिफाइलेबल, यानी कि इसमें क्या है, चेंज तो हो सकते हैं। अगर हम इसमें कुछ मॉडिफाई करना चाहें तो मॉडिफाई तो हो सकता है विकास में, या वृद्धि में कुछ मॉडिफाई तो हो सकता है। वट क्या है कि वो पीछे नहीं हट सकती। जैसे अगर मान लो कोई व्यक्ति 90 साल का हो गया, अगर हम चाहें कि उसको जो है कि 5 साल का बंदा बन जाए वो, तो ऐसा नहीं है। यानी कि वृद्धि या विकास क्या है, वो रिवर्सिबल नहीं है, यानी कि पीछे नहीं हट सकती, और उसमें क्या है, कुछ चेंजेस कर सकते हैं। यानी कि वो 90 साल का होने के बाद में या 50 साल का होने के बाद में अपने अंदर यदि कुछ चेंजेस करना चाहे तो वो बिहेवियर कर सकता है छोटे बच्चों की तरह, बट वो छोटा बच्चा नहीं बन सकता। ठीक है, तो यानी कि ये कैसी होती है, हमारा जो विकास होता है वो सतत होता है, यानी कि एक सीधा आगे की तरफ चलता है, वो पीछे की तरफ नहीं हटता है, और क्या होता है, लगातार चलता रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं जो विकास होता है, विकास हमारा कैसा होता है, तो विकास ये मानसिक पक्ष,
सामाजिक पक्ष और कैसा होता है, सांवेगिक पक्ष। ये इत्यादि में जो क्या होते हैं हमारे विकास देखने को मिलता है। बात करते हैं हम विकास के आगे कुछ पॉइंटों की बात करते हैं। जैसे कि हम विकास में अगर देखना चाहें तो हमारे जो विकास है इसके अंदर हम सबसे पहले देखते हैं किसको, शारीरिक विकास यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट देखते हैं। दूसरा क्या, हमारा ज्ञान, मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये चेंजेस देखने को मिलते हैं। तीसरा है हमारा सोशल डेवलपमेंट और क्या है, इमोशनल डेवलपमेंट। यानी कि इसका क्या होता है, एक साइकिल होता है, ठीक है, एक क्या होता है इसका साइकिल होता है। यानी कि फिजिकल चेंजेस हमारे देखने को मिलते हैं या फिजिकल डेवलपमेंट होता है, यानी कि उसके शारीरिक विकास में क्या परिवर्तन आते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि उसके संज्ञान में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। फिर है सोशलाइजेशन यानी कि उसके सामाजिकरण में क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलते हैं। फिर है हमारे इमोशन यानी कि उसके जो संवेग हैं उसके संवेग में क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलते हैं। ये क्या होते हैं, हमारे सामाजिक परिवर्तन होते हैं। इसको हम एक ट्रिक के द्वारा याद कर सकते हैं, PCSE यानी कि फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशलाइजेशन और तुम्हारे के इमोशनल। ये हमारे क्या होते हैं, ये 4 तरह के जो मेन होते हैं, 4 तरह के हमारे मेन होते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट बोले तो क्या होता है, यानी कि भौतिकी, जो इसका भौतिकी होता है यानी कि जो शारीरिक होता है उसके अंदर चेंजेस क्या देखने को मिलते हैं हमारे फिजिकली, ठीक है। इसमें हाइट है, वेट है, शेप है, साइज है, इन सभी में जो चेंजेस देखने को मिलते हैं हमें, तो एक इसके अंतर्गत आते हैं हमारे फिजिकल। अब बात करते हैं जैसे एक छोटा बच्चा है, ठीक है, तो ये छोटा बच्चा जो है इसके अंदर जो परिवर्तन देखने को मिलेंगे क्या होंगे, इसकी साइज बढ़ेगी, ठीक है, इसकी साइज बढ़ गई, इसका वेट बढ़ेगा, ठीक, और इसके साइज बढ़ेगा, शेप बढ़ेगा, वेट बढ़ेगा, ये सभी क्या होते हैं इसके अंदर आती हैं। और इसके अंदर क्या होती हैं, गतिक संबंधित पक्ष जो शरीर विकास से संबंधित होते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर जो है 2 तरह के परिवर्तन और देखने को मिलते हैं। कौन कौन से, एक तो होता है हमारा ग्रॉस मोटर स्किल, दूसरा होता है हमारा फाइन स्किल। यानी कि एक क्या होता है हमारा ग्रोथ का मतलब होता है स्थूल गतिक कौशल। जो स्थूल गतिक कौशल होते हैं वो होते हैं, इसके अंदर हमें जो देखने को मिलते हैं, क्या क्या देखने को मिलते हैं, तो स्थूल के अंदर हमें देखने को मिलते हैं जैसे बड़ी मांसपेशियाँ होती हैं उनमें परिवर्तन देखने को मिलता है, ठीक है। और दूसरा क्या होता है आर्म्स यानी कि जैसे भुजा होती हैं और क्या होती हैं लेग्स। ये जो परिवर्तन होते हैं इनमें जो मैच्योरिटी आती है या इनमें जो विकास होता है वो किसके अंतर्गत आता है, स्थूल गतिक कौशल के अंतर्गत आता है। यहाँ तक आप समझे, कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं। अब आगे हम बात करते हैं सूक्ष्म कौशल की। किसकी, सूक्ष्म गतिक कौशल। जो सूक्ष्म गतिक कौशल होता है यानी कि फाइन मोटर स्किल्स होता है, इसके अंतर्गत हम किसकी बात करते हैं, तो फाइन मोटर स्किल्स जो होता है इसके अंदर हम बात करते हैं छोटी मसल्स, जैसे आँख की मसल्स, ठीक है, और हाथ की मसल्स यानी कि उंगली की मसल्स जो होती हैं वो, तो ये किस में आती हैं, हमारी फाइन मोटर स्किल्स में आती हैं, ठीक है। बात करते हैं हम जो स्थूल गतिक कौशल है, स्थूल गतिक कौशल में क्या आता है, घुटने का बल चलना। जैसे छोटा बच्चा होगा घुटने का बल चलेगा तो किस में आएगा, वो स्थूल गतिक कौशल में। और खड़े होकर चलना, दौड़ लगाना, कूदना यानी कि रनिंग, वॉकिंग और जंपिंग। जैसे ये बच्चा ये दौड़ रहा है तो इसकी ये जो बड़ी मांसपेशियां हैं, घोंटे की मांसपेशियां और ये जो हाथ की मांसपेशियां, ये क्या है, यहाँ क्रियाशील हैं। तो यहाँ पर जो हमें देखने को मिलेगा, कौन सा कौशल देखने को मिलेगा, तो स्थूल गतिक कौशल देखने को यहाँ पर मिलेगा। बात करते हैं किसके बारे में, हम स्थूल गतिक कौशल के बारे में। जो स्थूल गतिक कौशल है इसमें हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, तो यानी कि इसमें हमें जो है छोटी छोटी जो हमारी मांसपेशियाँ होती हैं उन सभी में क्या होती हैं, चेंजेस देखने को मिलते हैं। जैसे कह रहा है कि फाइन मोटर स्किल्स में उंगली और अंगूठे के जरिए क्या करते हैं, उंगली और अंगूठे के जरिए इसमें जो चेंजेस देखने को मिलते हैं। जैसा अब ये बच्चा है और ये बच्चा क्या कर रहा है, कोई ड्राइंग कर रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, कोई ड्राइंग कर रहा है या क्या कर रहा है, यहाँ लिख रहा है कुछ, तो इसमें क्या होगा, हाथ की उंगलियों का हमारे गति की जो सूक्ष्म गति होगी इसमें वो देखने को मिलेगा। या जैसे बात करें हम काजल लगाना, आँख में क्या है, काजल लगाना, तो काजल लगाना भी यहाँ कैसे होगा, एक सूक्ष्म गतिक कौशल होगा। क्या होगा, जो काजल लगाना भी होता है एक सूक्ष्म गतिक कौशल होता है। सिलाई करना हुआ सूक्ष्म गतिक कौशल होता है, ठीक है। हम हाथ से अपने बटन लगाते हैं टी शर्ट में या शर्ट में, तो वो कैसे गतिक होती है, हमारी सब सूक्ष्म गतिक के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। तो ये तो हमारे किसके अंतर्गत आए थे, यहाँ तक जो हमने पढ़ा, तो यहाँ तक हमने पढ़ा था फिजिकल डेवलपमेंट के अंतर्गत। तो फिजिकल डेवलपमेंट में कोई दिक्कत? चलिए अब हम बात करते हैं
कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि जो उसका संज्ञानात्मक विकास है, उस संज्ञानात्मक विकास में क्या क्या देखने को मिलता है हमें। तो ये संज्ञानात्मक विकास होता है वो कैसा होता है, इसका अर्थ होता है कि मानसिक क्षमताओं के विकास, मतलब मानसिक क्षमताओं में क्या होता है, विकसित होना। ठीक है, इसमें संज्ञान का अर्थ क्या होता है, दिमाग होता है या बुद्धि होती है, यानी कि उसकी बौद्धिक क्षमता में जो है वृद्धि होना। इसमें एग्जाम्पल के बारे में जैसे हम देखते हैं, सोचना, तर्क करना, कल्पना, मेमोरी, भाषा विकास, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं हमारे, तो ये सभी जो हमारे संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आते हैं। जैसे ये एक बच्चा है, इसका क्या है, ये एक ब्रेन है। ठीक है, यानी कि इसका क्या है, दिमाग है, और इसके दिमाग के क्या है, दो पार्ट होते हैं। ठीक, दो पार्ट कर दिए, और एक हो गया हमारा लेफ्ट राइट, एक हो गया लेफ्ट ब्रेन, और एक हो गया हमारा राइट ब्रेन। जो इसमें लेफ्ट ब्रेन होता है, यानी कि जो बायां होता है, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, बायां हो जाएगा, बायां, और ये जो हो जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा, दायां हो जाएगा। ठीक है, दायां भाग, यानी कि ये दिमाग का बायां भाग और ये दिमाग का दायां भाग होगा। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इसमें कौन कौन से चांसेस देखने को मिलेंगे, तो ये इसके अंदर जो हमें डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, यानी कि इसके अंदर जो विकास मिलेगा, किसका मिलेगा, साइंस का मिलेगा, यानी कि वैज्ञानिक तर्क सोचने को मिलेंगे, मैथमेटिक्स की सोच मिलेगी, यानी कि गणितीकरण की सोच मिलेगी, लैंग्वेज, और इसमें क्या होगी, भाषा की सोच का डेवलप्ड होगा, यानी कि इन सभी का क्या होगा, इसमें हमारा विकास होगा। ठीक है, यानी कि लॉजिकली सोचेगा, ये बंदा जो होगा वो लॉजिकली सोचेगा, वो किससे सोचेगा, लेफ्ट ब्रेन के पार्ट से सोचेगा। अब इसमें हम बात करते हैं राइट में, तो इसमें क्या होगा, क्रिएटिविटी, यानी कि उसके क्रियाकलापों की क्रियाकलाप, वो बच्चा क्या क्रियाकलाप कर रहा है, तो वो कौन से भाग से देखेगा, वो राइट भाग से देखेगा। ठीक है, यानी कि उसका जो ब्रेन का राइट भाग है, तो उस राइट भाग में जो डेवलपमेंट होगा, जो विकास होगा, वो किसके द्वारा देखने को मिलेगा, क्रिएटिविटी के द्वारा, यानी कि बच्चा क्या क्रिएटिविटी कर रहा है, उसके द्वारा क्या है, कौन कौन से कार्य करे जा रहे हैं, वो सभी जो डेवलपमेंट के अंदर आएंगे, वो सभी इसके अंदर होंगे। इसमें क्या क्या देखने को मिलेगा, हमें ड्राइविंग देखने को मिल सकता है, यानी कि बच्चा ड्राइविंग कर रहा है, कितनी अच्छी ड्राइविंग कर रहा है, और पहले क्या था, बच्चा ड्राइविंग नहीं करना जानता था, फिर क्या हुआ, उसका ब्रेन में डेवलपमेंट हुआ, वो धीरे धीरे किसी काम को क्या कंटिन्यू कर रहा है, उसमें क्या हुआ, विकास हुआ। ठीक है, तो वो बच्चे में क्या हुआ, विकास हुआ, तो यानी कि उसके अंदर जो ड्राइविंग देखने को मिली, तो उसमें ये राइट पार्ट से जो उसमें देखने को मिली। म्यूजिक, कोई बच्चा कितना अच्छा सिंगर है, कितना अच्छा गा सकता है, या कितना अच्छा म्यूजिक बजा सकता है। ठीक है, ये सभी क्या है, डांस कर सकता है, तो ये सभी जो है राइट पार्ट से जो है इसके ब्रेन के कंट्रोल होते हैं, और यह इसी में सब में क्या होते हैं, डेवलपमेंट देखने को मिलता है। चलिए अब हम बात करते हैं अगले डेवलपमेंट की, यानी कि सोशल डेवलपमेंट। जो हमारा सोशल डेवलपमेंट होता है, यानी कि सामाजिक विकास जो होता है, सामाजिक विकास के बारे में देखते हैं। तो यहाँ तक की बात सब कुछ क्लियर हो गई। चलिए अब बात करते हैं हम सामाजिक विकास के बारे में, यानी कि सोशल डेवलपमेंट। तो सामाजिक विकास के अंतर्निहित क्या करते हैं हम, नियमों का क्या अनुपालन करना। बच्चे क्या करते हैं, जो नियम बनाए गए हैं उन नियमों का क्या करते हैं, पालन करते हैं, यानी कि मोरल डेवलपमेंट। इसके अंतर क्या होता है, मोरल डेवलपमेंट देखने को मिलता है। यह मोरल डेवलपमेंट क्या होता है, इसी से संबंधित होता है। ठीक है, अब इसमें और क्या देखने को मिल सकता है, इसमें सोसाइटी जो कल्चर होता है, ठीक है, उनसे इंटरेक्ट करके बच्चा सीखता है। यानी कि जो बच्चा होगा, जैसे घर पे हम अकेले हैं तो क्या है, कैसे भी हैं अपने, ठीक है, अकेले पड़े हैं, घर में कोई साफ सफाई नहीं करी, कुछ नहीं, कोई फिक्र नहीं, फाकर नहीं। अब जैसे ही हमें पता चलता है कि हाँ भैया रिश्तेदार आ रहे हैं, तो एकदम से क्या करते हैं, अपने घर को साफ सुथरा करते हैं, ताकि हमें दूसरों की नज़रों में अच्छे बन जाएं कि हाँ भाई कितना अच्छा घर कर रखा है, कितना अच्छा रूम कर रखा है, ये इस तरह की बातें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, ये इस तरह के इंटरेक्ट देखने को मिलते हैं, यानी कि बच्चा क्या है, यदि समाज से इंटरेक्ट करेगा तो कुछ अच्छा विकसित होगा वो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, सामाजिक विकास इसमें देखने को मिलता है। इस तरह से क्या होता है, सामाजिक डेवलपमेंट होता है। बात करते हैं आगे इमोशनल डेवलपमेंट की। ठीक है, किसके बारे में बात करते हैं, इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल बोले तो क्या होता है, यानी कि जो उसकी भावनाएं होती हैं, भावनाओं के अंदर क्या विकास हुआ, वो किसके अंतर्गत आता है हमारा, तो वो आता है इमोशनल डेवलपमेंट। तो यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। जो रेथेंस है, रेथेंस के अनुसार क्या है कि भावना जो हमारे अंदर रंग भर देती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, इमोशनल कहते हैं। ठीक है, जो रेथेंस थे उन्होंने कहा कि जो भावनाएं हैं वो हमारे अंदर रंग भर देती हैं, उन्हीं को हम भावना कहते हैं। जैसे कोई बच्चा है, रो रहा है, क्यों रो रहा है, उसके अंदर ऐसे इमोशन है। ठीक है, ऐसे इमोशन है कि वो बच्चा रो रहा है। हमें खुशी हुई किसी बात की, तो हमारे अंदर क्या है, ऐसे इमोशन आए कि हम हंस रहे हैं। ठीक है, खुशी हुई हमें, तो ये क्या होते हैं, इस तरह का जो डेवलपमेंट होता है, इस तरह का जो विकास होता है, उसे हम कहते हैं इमोशनल विकास। चलिए अब आगे चलते हैं और आगे हम बात करते हैं वृद्धि के बारे में। ठीक है,
जो वृद्धि और विकास हैं दोनों क्या हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, यानी कि ये एक दूसरे से समाहित होते हैं। जबकि वृद्धि तो रुक जाती है कुछ समय के बाद में, परिपक्व होने के बाद में क्या होता है, वृद्धि रुक जाती है, जबकि विकास क्या होता है, लगातार चलता रहता है आगे। अब हम बात करते हैं वृद्धि के बारे में। तो वृद्धि क्या है, तो वृद्धि विकास का छोटा हिस्सा है। जो विकास होता है उसी का क्या है, ये एक छोटा सा पार्ट है जो वृद्धि है, ठीक है। मैच्योरिटी के जो विकास होता है, विकास क्या है, परिपक्वता, यानी कि जो मैच्योरिटी है, मैच्योरिटी का ही का यह हिस्सा है, अर्थात ये डोमेन है, यानी कि जो परिपक्वता है तो वो परिपक्वता ही वृद्धि का क्या है, एक पार्ट है, यानी कि जो परिपक्वता है उसका ही एक पार्ट क्या है, वृद्धि है, ठीक है। जो परिपक्वता है वो कैसी हो सकती है, आनुवंशिकता से संबंधित है। हमारी जो मैच्योरिटी होती है वो कैसी होती है, हेरिडिटी होती है, यानी कि आनुवंशिकी होती है। परिपक्वता में क्या देखने को मिलता है हमारा, हाईली रिलेटेड, यानी कि आनुवंशिकता देखने को मिलती है, हाईली हेरिडिटी देखने को मिलती है, यानी कि क्या होती है, उच्च आनुवंशिकता देखने के लिए उसमें मिलती है हमें जो परिपक्वता में। और जो वृद्धि होती है हमारी वो कैसी होती है, मात्रात्मक परिवर्तन होता है। कैसा होता है, तो मात्रात्मक परिवर्तन होता है, यानी कि क्वांटिटेटिव चेंजेस देखने को मिलते हैं। यानी कि वृद्धि में क्या होता है, साइज में परिवर्तन देखने को मिल सकता है, हाइट में परिवर्तन देखने को मिल सकता है, वेट में परिवर्तन देखने को मिल सकता है, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, क्वांटिटेटिव चेंजेस देखने को मिलते हैं, जैसे कि मोटा होना, पतला होना, लंबा होना और आकार में वृद्धि होना या छोटा होना, ये सभी क्या हैं हमारे, ये जो सभी चेंजेस देखने को मिलते हैं तो हमारे कैसे चेंजेस होते हैं, ये हमारे ये फिजिकली चेंजेस हो सकते हैं, या इसको हम क्या कहते हैं, ये क्वांटिटेटिव यानी कि मात्रात्मक है, हम इसको नाप सकते हैं कि कितना छोटा है, कितना मोटा है, कितना वजन है। तो ये सभी जो चेंजेस देखने को मिलते हैं हमें कैसे देखने को मिलते हैं, ये मात्रात्मक होते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर, आगे चलते हैं। जो क्वांटिटेटिव होती है इसका जो अर्थ होता है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं, यानी कि इसको क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, यानी कि हाइट को क्या कर सकते हैं, हम माप सकते हैं। जैसे ये एक लाइन खींची है, हम इसको अगर मापेंगे तो कहेंगे कि जैसे मान लो ये 4 सेंटीमीटर की है, तो हम इसको नाप कर ये बता सकते हैं कि ये कितने सेंटीमीटर की है, 4 सेंटीमीटर की। यानी कि किसी चीज़ की हम हाइट को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, हाइट को या वेट को, ठीक है। विकास हम सभी हिस्सों में माप नहीं सकते हैं। जो विकास क्या होता है, डेवलपमेंट जो होता है, डेवलपमेंट को हम हर हिस्से में माप नहीं सकते, बट उसको हम क्या कर सकते हैं, विकास को जो है माप तो नहीं सकते, पर उसको क्या कर सकते हैं हम, तो विकास को हम अनुभव कर सकते हैं, विकास का, सही है, विकास का क्या कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, उसका लॉजिकली थिंकिंग कर सकते हैं उसके बारे में, बट हम उसको क्या कर सकते हैं, उसको नाप नहीं सकते। क्या आप नाप सकते हैं कि बताइएगा उसकी जो बुद्धि है वो कितनी है, 250 ग्राम बढ़ गई है पहले से, 1 किलो बढ़ गई है, ठीक है, या उसकी जो भावनाएं हैं उसकी भावनाएं 5 किलो बढ़ गई हैं, क्या भावनाएं किलोग्राम में नपती हैं, नहीं। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, मेजर नहीं कर सकते हैं, मतलब इसको नाप तोल नहीं सकते हैं, ठीक है। जो विकास होता है, विकास को क्या है, माप तोल नहीं सकते। चलिए आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं हम जो वृद्धि है, यानी कि जो ग्रोथ है, ग्रोथ के बारे में आगे बात करते हैं, ग्रोथ के बारे में। तो ये जो विकास होता है या वृद्धि जो है ये कैसी होती है, ये कुछ समय के बाद में रुक जाती है। जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो वृद्धि होती है वो जब शरीर मैच्योर हो जाता है, यानी कि परिपक्व हो जाता है, तो उस समय क्या होती है, वृद्धि रुक जाती है। जबकि जो विकास होता है वो गर्भाधान से, यानी कि जब बच्चा अपनी माँ के गर्भ में होता है उस समय से लगाकर जब तक कि वो कर्भ यानी कि टॉप तक न जाता है, कर्भ टू टॉप, यानी कि गर्भ से कहाँ तक, कर्भ तक चलने की प्रक्रिया है। जो विकास क्या है, तो गर्भ से कब्र तक की प्रक्रिया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं हम इसके बारे में। जो वृद्धि है, वृद्धि की क्या होती है, यूनिट होती है, यानी कि जो वृद्धि को हम नापते हैं तो उसकी एक यूनिट होती है। यानी कि वृद्धि को हम किस किस में नाप सकते हैं, किलोग्राम में नाप सकते हैं, बिल्कुल नाप सकते हैं, इंच में नाप सकते हैं, सेंटीमीटर में नाप सकते हैं, ठीक है। ये इसको मेजरमेंट, इसको क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं। जबकि विकास क्या होता है, विकास का हर कोई सा पहलू नहीं होता, यानी कि विकास का क्या है, इनमें से कोई सा भी पहलू नहीं होता, यानी कि विकास को हम किलोग्राम में, सेंटीमीटर में या इंच में जो है विकास को नहीं माप सकते। विकास का केवल क्या कर सकते हैं, हम आकलन कर सकते हैं, असेसमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो विकास का क्या कर सकते हैं हम, केवल विकास का केवल हम असेसमेंट कर सकते हैं, आकलन कर सकते हैं, और जबकि विकास का और कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि विकास का हम क्या नहीं कर सकते, तो विकास का जो है ना ही तो हम विकास का मापन कर सकते हैं
और ना ही क्या कर सकते हैं हम आकलन कर सकते हैं, बट उसका हम क्या कर सकते हैं, उसको असेसमेंट कर सकते हैं, यानी कि उसका आकलन कर सकते हैं। ठीक है, जो चेस है, चेस ने क्या कहा है कि खेलना विकास का हिस्सा है। जो खेलना है वो विकास का यानी कि डेवलपमेंट का क्या है, हिस्सा है। वहीं लंबाई बढ़ना क्या है, वृद्धि का हिस्सा है। यदि किसी के बच्चे की क्या है, लंबाई बढ़ गई है तो वो क्या होगा, उसका वृद्धि का हिस्सा होगा। और जबकि बच्चे में क्या है, खेलने के जो गुण हैं वो विकसित हो गए हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, डेवलपमेंट कहेंगे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं वृद्धि के बारे में। जो वृद्धि होती है वो कैसी होती है, मात्रात्मक, ये परिमित होते हैं। और इसमें क्या होता है, सामान्यतः है इसमें शरीर परिवर्तन से संबंधित होता है। और वृद्धि में क्या होता है, मापन सही से किया जा सकता है क्योंकि यह संकुचित होता है, यानी कि ये कैसा होता है, नर्वस डोमेन होता है। यानी कि हम वृद्धि को नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, सब काम कर सकते हैं, क्योंकि ये कैसी होती है, संकुचित होती है। वृद्धि संरचनात्मक परिवर्तन शामिल होता है और ये एक समय के बाद में क्या हो जाती है, रुक जाती है, जैसा कि हम पीछे बात कर चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। चलिए जो विकास है, विकास के बारे में देखते हैं, विकास के बारे में और क्या दिया गया है। तो विकास कैसा होता है, विकास जो है एक शारीरिक होता है, मानसिक होता है, व्यावहारिक होता है। ठीक है, तो ये सब बात हम कर चुके हैं, आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं स्टेज, यानी कि स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि जो विकास है, विकास की क्या क्या अवस्था दी गई हैं, हम उसके बारे में बात करते हैं, विकास के बारे में। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो गया। चलिए अब यहाँ तक क्लियर हो गया तो आगे चलते हैं और आगे हम बात करते हैं जो विकास है, यानी कि स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, जो विकास की अवस्थाएं हैं, कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, उन अवस्थाओं के बारे में बात करते हैं। पहले हमारी जो अवस्था आती है, जैसे हम कहते हैं इन्फेंसी स्टेज, यानी कि शैशव अवस्था, शैशव अवस्था। इसके बाद में हमारी दूसरी कौन सी अवस्था आती है, तो इसके बाद में दूसरी आती है हमारी अर्ली चाइल्डहुड अवस्था। ठीक है, कौन सी आती है, यानी कि पूर्व बाल्यावस्था आती है, 2 से 6 वर्ष होती है। तीसरी आती है हमारी लेटर चाइल्डहुड, यानी कि जैसे हम कहते हैं उत्तर बाल्य अवस्था। ठीक है, जो 6 से 12 वर्ष तक चलती है। और जो चौथी अवस्था आती है फ्रेंड्स हमारी, वो आती है एडल्ट एज। ठीक है, या एडल्सेंस कहते हैं जिसे। और ये जो अवस्था होती है इसे किशोर अवस्था कहते हैं। तो ये 12 से 18 वर्ष होती है। और वहीं WHO की माने तो, यानी कि WHO के अनुसार जो ये अवस्था होती है 10 से 19 वर्ष होती है। फ्रेंड्स ये मोस्ट है, इसलिए हमने इसको इंक्लूड कर लिया, क्योंकि ये एक बार परीक्षा में जो शायद 2019 में या 2015 की परीक्षा में ये जो पूछा गया था कि बताइएगा WHO के अनुसार जो है किशोर अवस्था जो होती है वो किस एज में होती है, यानी कि कौन सी एज होती है। तो उसमें ऑप्शन थे 12 से 18, 10 से 19, कुछ इस तरह से ही ऑप्शन थे। तो वहाँ पर क्या था, ये ऑप्शन सही था। ठीक है, चलिए हाँ एक और बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। यहीं पर जो शैशव अवस्था है, इससे भी पहले एक और अवस्था पाई जाती है जिसे हम प्रसव पूर्व अवस्था कहते हैं, जो कि क्या है, माँ के पेट में होता है। जब बच्चा क्या होता है, माँ के पेट में होता है, उस समय होती है। और जब गर्भाधान जो होता है वो 9 महीने 10 दिन या कहें तो 280 दिन या 40 सप्ताह के बराबर होता है। और इसका जो विकास होता है माँ पर जो है निर्भर करता है। ठीक है, बच्चे का जो विकास होता है किस पर निर्भर करता है उस समय, तो माँ पर निर्भर करता है। चलिए अब हम बात करते हैं जो स्टेजेस थी हमारी, उन स्टेजेस के बारे में बात करते हैं और स्टेजेस के बारे में समझते हैं। ठीक है, यानी कि डेवलपमेंट की जो अवस्थाएं दी गई हैं उन अवस्थाओं के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं शैशव अवस्था, यानी कि इन्फेंसी स्टेज। जो इन्फेंसी स्टेज है, यानी कि जो शैशव अवस्था है, तो ये कब से कब तक होती है, तो ये जन्म से, यानी कि जो 0 वर्ष से 2 वर्ष तक होती है। ये इसको कह सकते हैं जन्म से 2 वर्ष तक, क्योंकि अगर बच्चा जन्मा है तो वो एकदम पैदा होते ही तो 1 साल का नहीं हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर क्या रखते हैं हम, 0 से 2 वर्ष रखते हैं। हाँ सादा भले ही चाहे हम उसको दिन में तो काउंट कर सकते हैं, बट सालों में नहीं काउंट कर सकते, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, उसका पहले 0 से 2 वर्ष होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। इसमें ये जो होती है, ये स्टेज कैसी होती है हमारी, तो ये सेंसरी स्टेज होती है। यानी कि कैसी होती है, ये सेंसरी स्टेज होती है। इसमें क्या होते हैं, सेंस ऑर्गन क्या होते हैं, विकसित होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, जो हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं बच्चे के, ज्ञान इंद्रियाँ जो होती हैं वो सेंसिटिव होती हैं। बच्चा किसके द्वारा सीखता है, तो बच्चा इस अवस्था में जो सीखता है इंद्रियों के द्वारा सीखता है, यानी कि जो उसकी ज्ञान इंद्रियां हैं उसके द्वारा सीखता है। ज्ञान इंद्रिय कौन कौन सी, नाक, कान, आँख, त्वचा, ये जो हैं ये सभी हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां होती हैं। तो इन 5 ज्ञान इंद्रियों के द्वारा बच्चा सीखता है, यानी कि किसी चीज़ को देखकर वो पहचान सकता है। ठीक है, और उसका महसूस करके, मतलब छू के उसको जो है ठंडा गर्म या कैसी है साइज में, शेप में, उसको ये जो है इसके द्वारा सीखता है। यानी कि सेंसिटिव, यानी कि हमारी जो ज्ञान इंद्रियाँ होती हैं इसके द्वारा, और ज्ञान इंद्रियों के द्वारा बच्चा क्या करता है, चूसने की क्रिया करता है। ठीक है, यानी कि जब बच्चा शैशव अवस्था में होता है तो दूध पीने की जो क्रिया होती है वो किस में होती है, सेंसिटिव की क्रिया ही के द्वारा होती है। बच्चा इसी में क्या होता है, दूध पीना सीखता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारी मोटर, यानी कि गतिक क्रिया करके
सीखना, यानी कि पियाजे भी इसको क्या कहते हैं, यहाँ पर पियाजे ने इसे कहा कि करके सीखना। इस अवस्था में बच्चा क्या करता है, गति क्रिया, यानी कि उसमें शरीर में जो करता है मोशन करता है, और उसी के द्वारा क्या है बच्चा कुछ ना कुछ सीखता रहता है। तो पियाजे ने इसे कहा है कि करके सीखना। तो जो बच्चे होते हैं वो कैसे होते हैं, बच्चे जो करके सीखते हैं किसी भी कार्य को, क्या, ठीक। आगे है हमारा खतरा भरा होता है, यानी कि जो हमारा शैशव अवस्था होती है वो कैसी होती है, खतरा भरी होती है। यानी कि इस अवस्था में बच्चे को जो बहुत सारे खतरा होते हैं, जैसे फीवर होना, नमूनिया होना, कभी कुछ होना कभी कुछ होना, ठीक है। तो इस अवस्था में क्या होता है, बच्चे के लिए खतरा बने रहते हैं अक्सर, ठीक है। फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, ये क्या होते हैं, सभी तेजी से होते हैं। यानी कि शरीर में जो शरीर है उसका भी जो एकदम भार भी बढ़ेगा, ठीक है, उसके शरीर का आकार में वृद्धि होगी। ये सब चीज़ में क्या होता है, परिवर्तन देखने को मिलता है। मेंटल डेवलपमेंट देखने को मिलेगा उसका, ठीक। तो ये क्या है, इसमें अधिक विकसित होते हैं एकदम से बच्चे में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे हम बात करते हैं किसके बारे में, आगे हम बात करते हैं अर्ली चाइल्डहुड के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, तो आगे हम बात करते हैं अर्ली चाइल्डहुड, यानी कि पूर्व बाल्य अवस्था। यानी कि यहाँ से पीछे का अपने आपको जो है शैशव अवस्था क्या है क्लियर हो चुकी है। चलिए अब हम बात करते हैं पूर्व बाल्य अवस्था। अब बच्चा क्या है 2 वर्ष से 6 वर्ष की अवस्था में पहुँच चुका है। तो इस अवस्था में क्या होगा बच्चे, इसे खिलौनों की आयु कहते हैं, और एरिक्सन ने इसे क्या कहा है, प्ले एज, यानी कि खेल की अवस्था भी कहा है। खेल की अवस्था एरिक्सन ने इसलिए कहा है कि अब बच्चा क्या है स्कूल में जो है एंट्री कर चुका है। यानी कि इस अवस्था में जब 6 वर्ष तक का पहुंच जाता है बच्चा, तो बच्चा क्या होता है उसमें कुछ डेवलप्ड हो जाता है। ऐसा मानो कि अभी स्कूल नहीं पहुंचा शायद, हैं ये कह सकते हैं। पर इसमें क्या होता है, बच्चे खिलौनों से इंटरेक्ट करते हैं। बच्चे खिलौनों को जो है ज़्यादा पसंद करते हैं, और खिलौनों में क्या खेलना भी पसंद करते हैं। तो इसलिए इनको जो है एरिक्सन ने क्या कहा है, इसे खिलौनों की एज या खेलने की एज का है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जो हमारी फास्टर लैंग्वेज डेवलपमेंट, अब जब बच्चा 2 वर्ष से 6 वर्ष तक का हो जाता है तो बच्चे के अंदर क्या होता है, भाषा विकास होने लगता है, ठीक है। यानी कि लैंग्वेज का क्या होने लगता है, उसके अंदर विकास होने लगता है। बच्चा एक शब्द 2 शब्द से जो है सीधे चार या एक वाक्य के उसमें जो है बोलने लगता है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, बच्चे के अंदर भाषा विकास पूरा हो चुका होता है। इसके बाद में क्या है, नकल करके सीखना। अब बच्चा क्या होता है इस अवस्था में नकल करके सीखता है, यानी कि जो उससे बड़े हैं जो कार्य वो कर रहे हैं, तो उस कार्य को देखकर बच्चा भी क्या करता है, उन कार्यों को दोहराने की कोशिश करता है और उन्हीं कार्य को करता है। जैसे अगर हम देखें कि किसी घर में यदि कोई लेडीज़ है और उसमें कोई छोटी बच्ची है, यानी कि 6 वर्ष तक की बच्ची है, तो वह बच्ची क्या करती है, अपनी मम्मी को देखकर, जैसे उसकी मम्मी नेल्स पॉलिश लगाती हैं, लिपस्टिक वगैरह लगाती हैं, तो वो बच्ची भी क्या होती है, उन क्रियाओं को दोहराती है और अपने आप को जो है सारे को इसमें लिपस्टिक में और नेल्स पॉलिश में क्या ले पोत लेती है। तो वो उस अपनी मम्मी को देखकर क्या है, वो सारे काम दोहराती है। तो वो यहाँ पर बच्ची क्या कर रही है, वो नकल करके सीख रही है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम बात करते हैं भाषा विकास के लिए क्या है, जो भाषा विकास के लिए ये जो स्टेज है हमारी, ठीक है, जो पूर्व बाल्य अवस्था है, ये अवस्था क्या है, एक बहुत ही सेंसिटिव है, यानी कि संवेदनशील है। इस अवस्था में अगर बच्चे को ट्रेनिंग दी जाए तो बच्चा क्या है, भाषा को बहुत अच्छी तरह से सीख सकता है। क्या है, ये संवेदनशील होती है हमारी, ये क्रिटिकल होती है, यानी कि थिंकिंग कर सकता है, इसमें बच्चा बहुत अच्छे से सोच सकता है। और कैसा होता है, ये सेंसिटिव होती है, ठीक। तो यहाँ पर भाषा विकास का होता है, अधिक डेवलपमेंट देखने को मिलता है। फिजिकल डेवलपमेंट कैसा होता है, द फास्टर आफ्टर द बर्थ, यानी कि जन्म के बाद में इसमें जो फिजिकल डेवलपमेंट देखने को मिलता है बहुत तेज होता है। और सोशलाइजेशन इज द आल्सो रैपिड, यानी कि जो उसका सामाजिकरण विकास होता है वो कैसा होता है, वो भी जो है रैपिड होता है, यानी कि बढ़ता रहता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और आगे हम बात करते हैं अगली अवस्था की। और अगली जो अवस्था है हमारी, तो अगली अवस्था है हमारी कौन सी, तो अगली अवस्था है हमारी लेटर चाइल्डहुड, ठीक है। अगली कौन सी अवस्था है हमारी, तो अगली जो अवस्था है हमारी वो है लेटर चाइल्डहुड। अब इस अवस्था में बच्चे क्या करते हैं, 6 से 12 वर्ष तक का हो चुका है, यानी कि बच्चे का अब क्या है, प्राथमिक स्तर पर वो विद्यालय जा सकता है, ठीक है। क्योंकि बच्चा 6 वर्ष से यानी कि 5 वर्ष तक का जो बच्चा होता है वो उसका विद्यालय में एडमिशन करा दिया जाता है। अब बच्चा क्या है, स्कूल जाने की अवस्था में पहुंच चुका है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको अर्ली चाइल्ड एज या अर्ली स्कूल एज भी कह सकते हैं, ठीक है। यानी कि प्राथमिक स्तर पर स्कूल जाने की एज भी इसको कह सकते हैं। गैंग एज या स्पोर्ट एज, गेम एज या स्पोर्ट एज। बच्चा क्या है, जब स्कूल जाएगा तो वहाँ पर बच्चों के साथ में खेलेगा, गेम खेलेगा, सही है, स्पोर्ट्स के कार्य करेगा। तो इसको इसलिए इसको क्या कहा गया है, इसको
गेम एज या स्पोर्ट एज के नाम से भी इसको जाना जाता है। दूसरा अगला क्या है, टोली अवस्था यानी कि गैंग एज। अब बच्चा क्या है, जब स्कूल गया है तो अपने फ्रेंड बनाएगा, और फ्रेंड बनाएगा तो क्या करेगा, वो एक टोली बना लेगा, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं हम, इसलिए इसको कहते हैं हम गैंग एज, ठीक है। इसलिए इसको किस नाम से जानते हैं, गैंग एज के नाम से जानते हैं। बात करते हैं आगे, इसमें क्या होता है, लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप एज। अब इसमें इससे पहले जो हमारी अवस्था थी, ठीक है, जो इससे पहले अवस्था थी हमारी पूर्व बाल्यावस्था, उस अवस्था में क्या था, तो उस अवस्था में भी बच्चा अपने दोस्त बनाता है यानी कि फ्रेंड बनाता है। बट उस अवस्था में क्या करता है कि बच्चा बस जितनी देर दोस्तों के साथ में खेलता है उतने ही समय के लिए उनको दोस्त बनाता है। उसके बाद में क्या होता है, तू अपने घर और मैं अपने घर, ठीक है। अब जब स्कूल में पहुंच जाता है बच्चा, तो यहाँ पर क्या करता है, वो लॉन्ग टर्म यानी कि लंबे समय के लिए क्या करता है, दोस्ती करता है, ठीक है। लंबे समय के लिए क्या करता है, दोस्ती करता है। तो इसलिए इसको कहते हैं लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप यानी कि लंबे समय तक के लिए दोस्ती करता है। अब यहाँ पर क्या करता है, वो बच्चा अपने परमानेंट दोस्त बनाता है। क्या करता है, बच्चा परमानेंट दोस्त बनाता है। और फिजिकल डेवलपमेंट क्या हो जाता है, इस अवस्था में आने के बाद में स्लो हो जाता है, यानी कि उसका जो शारीरिक विकास वगैरह है वो क्या हो जाते हैं, सब स्लो हो जाते हैं। पहले परिपक्व होगा, यदि हाइट ही बढ़ती रही तो जो मांसपेशियां हैं वो मजबूत कब होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये जो फिजिकल डेवलपमेंट था वो स्लो हो जाता है, और मैच्योरिटी क्या हो जाती है, यहाँ हायर हो जाती है, यानी कि परिपक्वता यहाँ पर ज़्यादा फास्टर होती है, यानी कि परिपक्वता शरीर के अंदर बढ़ने लग जाती है। और जो डेवलपमेंट होता है हमारा फिजिकल डेवलपमेंट, वो क्या हो जाता है, वो स्लो हो जाता है। मोटर डेवलपमेंट फास्ट, यानी कि जो उसके शारीरिक गतिक अंग होते हैं उनमें क्या हो जाती है, गति आ जाती है। पहले जब छोटा बच्चा था यानी कि पूर्व बाल्यावस्था में था या बाल्यावस्था में था, तो बच्चा क्या करता था, उससे का भी जो है सही से नहीं बनता था। का को ऐसे बनाता था, मान लो, ठीक है, ऐसे बनाता था। अब क्या है, जब वो बड़ा हो गया है, उसके हाथों में मोटर स्किल्स में क्या होगा, परिपक्वता आ गई, तो कै को क्या बनाएगा, वो सही बनाएगा और फास्ट बनाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, इसमें मोटर स्किल्स में क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, देखने के लिए मिलता है। यानी कि बच्चा तेज गति से दौड़ भी सकता है, बच्चा हाथ को भी तेजी से चला सकता है। तो यहाँ पर क्या है, मोटर डेवलपमेंट देखने को फास्ट मिलता है। इसके बाद में फ्रायड ने क्या है, इस अवस्था को सुप्त अवस्था कहा है, ठीक है। फ्रायड ने क्या कहा है, इसे सुप्त अवस्था कहा है। और जो पियाजे हैं, पियाजे ने इस अवस्था को कहा है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। पियाजे ने इसको क्या कहा है, तो पियाजे ने इसको जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा है, ठीक है। जो पियाजे थे उन्होंने इसको क्या कहा है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा है, ठीक है। तो आपको मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलिए आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं हम किशोरावस्था यानी कि एडल्सेंस के बारे में बात करते हैं। जो एडल्सेंस है इसके बारे में क्या क्या दिया गया है, एडल्सेंस के बारे में बात करते हैं। जो एडल्सेंस है इसको हम कहते हैं परिवर्तन काल यानी कि संक्रमण काल कहते हैं। अंग्रेजी में अगर इसकी हम बात करें तो क्या कहते हैं, इसको ट्रांसफर पीरियड कहते हैं, ठीक है। यानी कि संक्रमण काल इसको क्यों कहा जाता है, तो संक्रमण काल इसको इसलिए कहा जाता है कि जो अब बच्चा है वो बच्चा किस अवस्था में पहुंच चुका है, तो बच्चा अब जो है हमारा पहुंच चुका है 12 वर्ष से या 11 वर्ष से कहाँ 18 वर्ष की बीच की अवस्था में पहुंच चुका है, ठीक है। कहाँ पहुंच चुका है, तो 12 वर्ष से 18 वर्ष की बीच की अवस्था में बच्चा पहुंच चुका है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, इसलिए इसको कहते हैं संक्रमण काल। संक्रमण काल क्यों कहते हैं, कि बच्चा ना तो अभी पूरी रूप से क्या है एडल्ट हुआ है, और ना ही क्या है अभी वो बच्चा रहा है, ठीक है। ना तो वो अभी पूरी तरह से क्या है डेवलप्ड हुआ है, यानी कि पूरी तरह से, ना ही तो वो एडल्ट बना है अभी, और ना ही क्या है पूरी तरह से वो अब बच्चा रहा है यानी कि चल रहा है। तो ये इसलिए इसको क्या कहा गया, संक्रमण अवस्था कहा गया, यह संक्रमण काल कहा गया, ठीक है। और इसको क्या कहा गया, गोल्डन एज कहा गया यानी कि स्वर्णिम काल कहा गया। अब बच्चे स्वर्णिम काल क्यों कहा गया, क्योंकि इसी समय क्या होता है, बच्चे का भविष्य निर्धारित होता है। यदि बच्चे ने यहाँ पर सब कुछ अच्छे से क्रिएट करा, सब कुछ अच्छे से देखा, तो बच्चा क्या हो सकता है आगे अच्छा करेगा। इसलिए यहाँ पर क्या होता है, इसको गोल्डन एज के नाम से जाना जाता है, यानी कि स्वर्ण काल के नाम से इसको जाना जाता है। इसे और किस नाम से जानते हैं, तूफान, तनाव और तूफान की अवस्था कहते हैं इसको, ठीक है। इसे जो किसने कहा था, स्टैनले हॉल ने इस अवस्था को किस नाम से कहा था, तो तूफान और तनाव का काल इसको कहा था स्टैनले हॉल ने, ठीक है। और आगे हम बात करते हैं, इसमें क्या होती है, लेक इमोशनल स्टेबिलिटी। अब इसमें बच्चे में क्या होती है, जो इमोशनल होते हैं, ठीक है, उसमें क्या होती है, स्टेबिलिटी नहीं पाई जाती है।
यानी कि स्टेबिलिटी की क्या होती है उसमें बच्चे में देखने को अभावता मिलती है। ठीक, बच्चे के अंदर क्या होता है, इमोशनल का जो होता है अभाव देखने को मिलता है। अब बच्चे के अंदर क्या होता है देखने को मिलता है, तो इमोशनल का अभाव देखने को मिलता है, यानी कि जो उसकी भावनाएं हैं उसकी भावनाओं में स्थिरता नहीं मिलती है। और इसमें क्या है, नेतृत्व कौशल, जो नेतृत्व कौशल होता है, ठीक है, वो कैसा होता है इसमें, वो भी देखने को कम मिलता है, या देखने को मिल जाता है, सॉरी, पर कम मिलता है, देखने को मिल जाता है। ठीक, आगे है हमारी, अगले क्या है कि इसमें बच्चे जो है ये ढूंढता है कि मैं कौन हूं। ये किसने कहा था, एरिक एरिक्सन ने ये कहा था कि जब बच्चा किशोर अवस्था में पहुंच जाता है तो वो अपने अंदर ये ढूंढता है, अपने अंदर ये खोजने की कोशिश करता है कि आखिर मैं हूं कौन। ठीक है, कि मेरा पीरियड और ये जो वर्ड ब्रेड है, मेरा क्या अस्तित्व है इस समाज में, क्या है मेरा क्या अस्तित्व है। और इसके बाद में क्या है, वो ईगोसेंट्रिज्म, मतलब वो अपने अंदर अहम केंद्रित, यहाँ पर अहंकार नहीं है, वो अपने अंदर स्वयं के अंदर यही सोचता है कि बस दुनिया में सबसे खूबसूरत मैं ही हूँ, मेरे अलावा और कोई नहीं है। ठीक है, बच्चा किस में रहता है, भ्रम में रहता है, और इसलिए इसको क्या कहा गया, बसंत काल भी इसको कहा गया, या बसंत ऋतु कहा गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया होगा, सब कुछ समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं हम, आगे बात करते हैं ब्रिज पुल, यानी कि इस अवस्था को क्या कहा जाता है, इसी अवस्था को ब्रिज पुल भी कहते हैं। ठीक है, ब्रिज पुल क्यों कहते हैं, इसमें चाइल्डहुड और एडल्ट, यानी कि ये दोनों के, अभी मैंने बताया था आपको कि ना तो अभी बच्चा रहा है ये, और ना ही क्या है पूर्ण रूप से अभी विकसित हुआ है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, एडल्सेंस मतलब बीच की अवस्था, यानी कि पुल वाली अवस्था है बीच की। ठीक है, और इसमें क्या है, इसमें नेचर देखने को मिलता है, और क्या मिलते हैं इसको, न्यूट्रिएंट्स देखने को मिलते हैं, मतलब इन्वायरमेंट देखने को मिलता है जो डायनामिक होते हैं, और हमारा हेरिडिटी देखने को मिलता है जो कैसी होती है, स्टैटिक होती है। अब बच्चे में हेरिडिटी कहाँ से आती है, तो हेरिडिटी जो होती है बच्चे में माता पिता से देखने को मिलती है हमें। ठीक है, बच्चे के अंदर जो हेरिडिटी देखने को मिलेगी कहाँ से मिलेगी, तो बच्चे के अंदर जो हेरिडिटी देखने को मिलेगी वो उसके माता पिता से देखने को मिलती है। ठीक है, तो बच्चे के अंदर हेरिडिटी आ गई, और ये कह रहा है कि जो इसमें एबिलिटी है, एबिलिटी नहीं पाई जाती है बच्चे के अंदर, क्या है, एबिलिटी नहीं पाई जाती है। और यहाँ पर जो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट है ये एक दूसरे से क्या होते हैं, समाहित नहीं होते हैं, ये कैसे होते हैं, एक दूसरे का गुणनफल होते हैं। यानी कि बच्चे के अंदर जो है हेरिडिटी यानी कि आनुवंशिकता और वातावरण दोनों को क्या होता है, गुणनफल होता है। तो यहाँ पर दोनों का क्या होता है, गुणनफल देखने को मिलता है, अर्थात आनुवंशिकता और वातावरण का विकास क्या होता है, बराबर हकदार होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि 60% तो हमारा जो है हेरिडिटी हो गई और 40% क्या हो गई, हमारी एनवायरनमेंट हो गया, नहीं, दोनों क्या होते हैं 50-50 होते हैं, मतलब बराबर होते हैं, इसीलिए क्या है ये एक दूसरे के गुणज होते हैं। ठीक है, इन दोनों का जो क्या होता है, गुणनफल होता है। जो हेरिडिटी होती है वो स्थायी होती है, जो हेरिडिटी होती है वो कैसी होती है, स्टेबल होती है, स्थायी होती है, यानी कि फिक्स्ड होती है। जो माता पिता से उसको लक्षण मिले हैं वो क्या है, वो स्थिर है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकते, क्योंकि अगर बालों का कलर लाल है तो बच्चे के बालों का कलर भी लाल होगा, आंखों की पुतली का अगर जो कलर सफ़ेद है तो बच्चे की भी आंखों की पुतली का क्या होगा, कलर सफ़ेद होगा। तो ये कैसे होते हैं, स्थायी होते हैं। और इसमें क्या होता है, जो हमारे इन्वायरमेंटल डोमेन होते हैं या इन्वायरमेंटल जो चेंजेबल होते हैं, ये कैसे होते हैं, डायनामिक होते हैं, चेंजेबल हो सकते हैं। यानी कि बच्चे का जो पर्यावरण है, वातावरण है, उसमें क्या है, चेंजेबल देखने को मिल सकते हैं। जैसे चेंजेबल क्या क्या देखने को मिल सकते हैं, अब मान लो सर्दी का मौसम चल रहा है तो अब बच्चा क्या करेगा, अपने अंदर चेंजेस ये करेगा कि उसे ठंड से बचने के लिए ज़्यादा कपड़ों की आवश्यकता है, तो वो कपड़े ज़्यादा पहनेगा। अब वहीं वातावरण क्या आ गया, जो इन्वायरमेंट है, अब मान लो गर्मी का सीजन आ गया तो बच्चा क्या है, इतने कपड़े थोड़ी ना पहनेगा, लिहाफ थोड़ी ना ओढ़ेगा, अब उसके अंदर क्या है, ये चेंजेस देखने को मिलेगा। तो यानी कि जो पर्यावरण है, जो वातावरण है, ये क्या है, ये परिवर्तनशील है, यानी कि ये स्थायी नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए यहीं पे बात कर लेते हैं। और अभी तो जो हमारा यहाँ पर प्रिंसिपल हैं इसके डेवलपमेंट के, यानी कि विकास के जो सिद्धांत हैं, एक तो हमारा सतत सिद्धांत आता है जिसे हम कहते हैं डेवलपमेंट इज द कंटिन्यूअस, मतलब लगातार चलने वाला विकास का सिद्धांत। दूसरा हमारा आता है क्रमिक विकास का सिद्धांत। और चलिए आगे देखते हैं और कौन सा सिद्धांत आता है हमारा। तो अगला सिद्धांत आता है हमारा विकास की दर भिन्न भिन्न होती है, इसका सिद्धांत आता है, यानी कि सभी बच्चों में क्या है, विकास एक समान नहीं होता है, या एक हर स्टेज में क्या है, विकास एक समान गति से नहीं होता है। ठीक है, दूसरा है सामान्य से विशिष्ट की ओर, तो ये वाला सिद्धांत होता है हमारा।
और जो हमारा अगला है, अगला क्या है, जो अगला सिद्धांत है हमारा वो ये है कि जो डेवलपमेंट है वो क्या है, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का दोनों का क्या होता है, व्युत्क्रम होता है, यानी कि गुणन, सॉरी व्युत्क्रम नहीं, मैंने गलत बोल दिया। यहाँ पर क्या होगा, दोनों का क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, यानी कि एक दूसरे की क्या होते हैं, गुणज होते हैं, ठीक है। और अगला सिद्धांत जो आता है हमारा वो आता है डेवलपमेंट इज द प्रिवेटिव, मतलब पूर्व अनुमान लगाया जा सकता है, उसका जो है डेवलपमेंट का यानी कि विकास का जो है पूर्व अनुमान लगाया जा सकता है। चलिए, टाइप ऑफ द डेवलपमेंट आर द, अगर विकास की हम बात करें तो ये कितने तरह का होता है, ये हमारा 4 तरह का होता है मेनली, ठीक है। कौन कौन से, फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट और या सेंसरी, इसके बाद में इमोशनल डेवलपमेंट, ये हमारे जो चेंजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। अब इसके विकास की जो डायरेक्शन है यानी कि जो दिशा है वो बात कर लेते हैं कि विकास किधर से कैसे होता है और कौन से को क्या कहते हैं, ठीक। तो यानी कि डायरेक्शन यानी कि दिशा। अब हम दिशा के बारे में बात करते हैं विकास की। तो जो विकास है, विकास 2 तरह का होता है हमारा, यानी कि जब विकास है इसके गति को जो है या डायरेक्शन को जो हम 2 तरह से मापते हैं। कैसे, एक तो होता है हमारा सिफेलोकोडल, सिफेलो का मतलब होता है सिर और कोडल का मतलब होता है धड़, यानी कि जो धड़ से सिर से जो है धड़ की तरफ जो उसमें डेवलपमेंट देखने को मिलता है उसे हम कहते हैं सिफेलोकोडल। यह इसी को कहते हैं लंबवत, यह इसी को कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल, यह इसी को क्या कहते हैं सिरोपदमुखी, ठीक है। ये सिर से पैर की तरफ चलता है। और मेरा जब अगर आप मेरी बात माने तो आपको इसका नाम जो है केवल और केवल अंग्रेजी में ही याद रखना है, क्योंकि हिंदी में इसका नाम क्या है परिवर्तित करके दे सकता है और आप जो है कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए इसका नाम क्या है, सेफेलोकोडल याद रखना। सेफेलो से मतलब होता है सर और कोडल मतलब होता है धड़, यानी कि जब सिर की तरफ से विकास पैरों की तरफ को होने लगे या धड़ की तरफ होने लगे तो उसको हम सेफेलोकोडल कहते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इसकी समीप अस्त दूर विकास की, यानी कि जिसे हम कहते हैं प्रोक्सी मॉडल, जिसे क्या कहते हैं हम प्रोक्सी डिस्टल मॉडल कहते हैं। अब ये क्या होता है, नियर टू फार, नियर टू फार, यानी कि जो केंद्र होता है, केंद्र से क्या होता है बाहर की ओर, कहाँ से, केंद्र से बाहर की ओर जो विकास होता है उसे हम कहते हैं क्या, उसे कहते हैं हम प्रोक्सी मॉडल। क्या कहते हैं उसको, प्रोक्सी मॉडल, या इसी को एक और नाम से जानते हैं किसे, समीप अस्त दूर विकास। तो अब बच्चे में क्या है, जैसे ही बच्चे का सीना है, ठीक है, अब इस सीने से जो विकास हो रहा है ये बाजू की ओर हो रहा है, ठीक है, दोनों तरफ को क्या है, छाती से बाजू की तरफ चल रहा है और पैरों की तरफ चल रहा है। तो इस विकास को हम क्या कहेंगे, तो इस विकास को कहेंगे हम केंद्र से यानी कि सेंटर से कहाँ बाहर की तरफ, यानी केंद्र से बाहर की तरफ जो गति वो डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है हमें, तो वो कैसा होगा, समीप तो दूरस्थ। यानी कि पहले क्या होगा, समीप यानी कि पास के जो केंद्र का स्थान है हमारा, जो सीने का जो भाग है उससे जो दूर के अंग है उनमें परिवर्तन बाद में मिलेगा, यानी कि उनमें जो डेवलपमेंट देखने को मिलेगा बाद में मिलेगा। यानी कि पहले सीने के बराबर में क्या है बाजू, तो पहले क्या होगा बाजू के अंदर परिवर्तन देखने को मिलेगा, यानी कि डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, यानी कि विकास देखने को मिलेगा। उसके बाद में क्या होगा, उंगलियों में विकास आएगा, ठीक है, उसके बाद में क्या होगा, उंगलियों में विकास आएगा। इसी को कहते हैं हम समीपस्थ तो दूर विकास, यानी कि निकट से दूर की ओर या केंद्र से बाहर की ओर, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम, आगे और बात करते हैं इनके बारे में। तो आगे क्या दिया गया है इसमें, कह रहा है कि जन्म के समय बच्चे का सिर जो होता है वो 1/4 भाग होता है, यानी कि 1/4 यानी कि 25% होता है, यानी कि उसकी अगर कुल शरीर की लंबाई ये है तो उसका जो सिर का भाग होगा वो कितना होगा, 1/4 होगा पूरे शरीर के भाग का, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब है व्यक्तिगत भिन्नताएं, यानी कि व्यक्तिगत भिन्नताएं जो हैं क्या क्या देखने को मिलती हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी कि जो हर एक बच्चे में क्या है भिन्नता देखने को मिलती है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है, इंडिविजुअली डिफरेंशिएशन जो होता है, दुनिया की प्रति एक प्रजाति में पाई जाने वाली कोई ना कोई प्रजाति क्या होती है, समान नहीं होती। यहाँ तक कि क्या होते हैं, दोनों जुड़वा भाई अगर हैं, किसी के जो 2 बच्चे हैं वो भी जुड़वा हैं, तो उनमें भी क्या है कुछ ना कुछ भिन्नता देखने को मिलेगी, उनमें भी क्या है सब कुछ समान नहीं देखने को मिलेगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं हम व्यक्तिगत भिन्नता, ठीक है। उदाहरण के लिए क्या है कि बंदर है, 2 बंदर हैं, 2 भी बंदर क्या है एक जैसे नहीं दिखते हैं, उनमें भी किसी ना किसी स्तर पर क्या होती है भिन्नताएं अवश्य खुद देखने को मिलती हैं, ठीक। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 2 जुड़वा अगर बच्चे हैं तो उनमें भी क्या है किसी न किसी स्तर पर क्या उनमें व्यक्तिगत भिन्नताएं देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो दोनों क्या हैं एक समान स्टेज में नहीं हो सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं।
तो इसमें व्यक्तिगत भिन्नता में क्या है, यही देखने को था। और आगे बात करते हैं अब इसके बाद में। आगे हम बात करते हैं व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार, यानी कि किस आधार पर उनमें जो व्यक्तिगत भिन्नताएं देखने को मिल सकती हैं। देखो इंटेलिजेंस, यानी कि प्रत्येक बच्चे की क्या है, बुद्धि एक समान नहीं हो सकती, तो यहाँ पर क्या हो सकती है, इसमें व्यक्तिगत भिन्नता देखने को मिलेगी। अभिक्षमता, यानी कि उसकी जो अपॉर्चुनिटी, उसकी जो अभिक्षमता है, उसके जो अंदर की एबिलिटी है, या उसकी जो सोचने की जो क्षमता है, ठीक है, वो सभी क्या होंगी, एक दूसरे के एक समान नहीं हो सकती, ठीक है। यानी कि उसकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो भी क्या है, एक समान नहीं हो सकती। रुचि, इंट्रैक्शन या इंटरेस्ट, जो प्रत्येक व्यक्ति का क्या है, इंटरेस्ट अलग अलग होता है। मान लो आपको क्या है, सेब खाना पसंद है, और मुझे क्या है, मान लो पपीता खाना पसंद है, तो क्या है, हम दोनों की जो है रुचि किस में है, फल दोनों को पसंद है, बट दोनों के फल की चॉइस क्या है, अलग अलग है। यानी कि दोनों के खाने की चॉइस क्या है, अलग है, दोनों की रुचि फल खाने में अलग अलग है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखने को मिलेगी हमें व्यक्तिगत भिन्नता। दूसरा क्या है, व्यक्तित्व, यानी कि उसकी जो व्यक्तित्व है, उसकी जो पर्सनालिटी है, उसकी क्या पर्सनालिटी अलग है। प्रत्येक व्यक्ति की पर्सनालिटी क्या होती है, अलग अलग होती है। कुछ व्यक्ति की पर्सनालिटी क्या है, हायर है, यानी कि उसकी जो पर्सनालिटी क्या है, उच्च व्यक्तियों से मेल करती है, जबकि कुछ व्यक्तियों की जो पर्सनालिटी होती है कैसी होती है, लो होती है। तो व्यक्तिगत भिन्नता भी देखने को मिलती है। दूसरा क्या है, वैल्यू, यानी कि उसका मूल्य। अब उसका समाज में मूल्य क्या है, अब उसका समाज में क्या है, मूल्य क्या है। तो यहाँ पर भी हमें देखने को मिलती है क्या, व्यक्तिगत भिन्नता। कैसे, कुछ व्यक्तियों को चाहने वाले क्या होते हैं, अधिक होते हैं, उसका इंटरेक्शन जो समाज में ज़्यादा है, बट दूसरे व्यक्ति का क्या है, उसका समाज में जो इंटरेक्ट है कम है, उसकी समाज में बूझ क्या है, कम है। तो यहाँ पर भी क्या है, देखने को मिलेगी हमें क्या, व्यक्तिगत भिन्नताएं। चलिए यहाँ तक सब कुछ क्लियर होगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं हम। आगे हम बात करते हैं एक नोट करके, नोट यानी कि एक टिप्पणी के बारे में बात करते हैं छोटी सी। कह रहा है कि विद्यालय में यूनिफॉर्म आवश्यक है, ठीक है। जो विद्यालय होता है, विद्यालय में सभी छात्रों की क्या होती है, यूनिफॉर्म बनाई जाती है। क्यों बनाई जाती है, उसका भी एक रीजन होता है। क्यों, क्योंकि हमें विद्यालय में जो है ये व्यक्तिगत भिन्नता नहीं दिखानी है कि कौन समाज में ऊंचे कैटेगरी से आ रहा है पढ़ने, कौन क्या है अमीर घर से आ रहा है पढ़ने, और कौन क्या है निम्न कैटेगरी से पढ़ने आ रहा है। यदि ऐसा देखने को मिलेगा तो बच्चों के अंदर क्या होगी, हीन भावता पैदा हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए क्या है, सभी स्कूलों में क्या होती है, उस स्कूल के कुछ ना कुछ एक यूनिफॉर्म बनाई जाती है। और इसके बाद में क्या है, जो टीचर है, टीचिंग टेक्निक्स में क्या होती है, अनफॉर्मेबल होती है। मतलब उसमें कोई भी टीचर टेक्निक्स में कोई भी क्या होती है, समानता नहीं देखने को मिलती है। यानी कि हर एक टीचर की क्या होगी, अलग अलग कुछ ना कुछ टेक्निक्स अलग होंगी। मेरा मान लो पढ़ाने का तरीका अलग है, आप दूसरे चैनल पर पढ़ रहे हैं तो उस टीचर का पढ़ाने का तरीका क्या है, अलग है। क्यों है अलग, क्योंकि हर किसी का समझाने का तरीका क्या होता है, अलग होता है। यदि सभी एक ही टेक्निक से समझाएंगे, ठीक है, यदि सभी एक ही टेक्निक को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, तो ये क्या हो सकता है, इसके द्वारा बच्चे को ज्ञान प्राप्त या ज्ञान में समझ, या बच्चे को कोई भी चीज़ समझ में अच्छे से नहीं आएगी, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, हर एक उसके लिए जो होता है एक यूनिफॉर्म होती है, और हर एक टीचर में क्या होती है, व्यक्तिगत भिन्नता देखने को मिलती है उसके अलग अलग टेक्निक्स में, ठीक है। आगे बात करते हैं हम शिक्षक के लिए। शिक्षक के लिए क्या है, एक अनुरूप अनुदेशक या एक रूप अनुदेशक। यानी कि शिक्षक को एक रूप अनुदेशक नहीं होना है, शिक्षक को क्या है, एक रूप अनुदेशक नहीं होना है। इसका मतलब क्या है कि जो शिक्षक है, जो टीचर है, उसके अंदर कुछ ना कुछ हर अलग क्वालिटी के अंदर होना चाहिए। मतलब जैसे कि अगर मैं कहूँ कि हर किसी का जो है एक ही तरीका नहीं होना चाहिए, कोई भी चीज़ समझाने का हर किसी का तरीका क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए। यदि आप जैसे मान लो स्टेट के बारे में समझा रहे हैं, तो स्टेट के बारे में समझाने का तरीका क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए। और आप वहीं अगर झील, तालाब, नदी इनके बारे में समझा रहे हैं, तो उसका समझाने का तरीका क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए। तो इसमें क्या है, विभेदन अनुदेशन देखने को मिलना चाहिए। यानी कि शिक्षक के अंदर क्या है, विभेदन स्तर जो है वो देखने को मिलना चाहिए। अगर हम बात करें स्कूल में ग्रुपिंग के बारे में, किसके बारे में बात करते हैं, यदि बच्चे ग्रुपिंग बनाते हैं, उसमें क्या होने देखने को मिलना चाहिए, हमें विभेदित अनुवेदन देखने को मिलना चाहिए। यानी कि उसमें व्यक्तिगत भिन्नता देखने को मिलनी चाहिए हमें। यदि हम बच्चे का ग्रुप बना रहे हैं, कक्षा में ग्रुपिंग कर रहे हैं बच्चों का, तो हमें उसमें व्यक्तिगत भिन्नताएं देखने को मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें क्या है, उनमें एक रूपी अनुदेशन कर दें, एक रूपी अनुदेशन कर दें, ऐसा नहीं करना है हमें। यानी कि जो बच्चा है उसको कैसा होना चाहिए, हेट्रोजीनस होना चाहिए उसको ग्रुप को, और ना कि होमोजीनस। होमोजीनस मतलब एक समान। जैसे मान लो सभी 90% वाले बच्चे जो हैं एक ग्रुप में रहेंगे, 60% वाले एक ग्रुप में रहेंगे, जो जिनकी 40% आती है उनको सभी को एक ग्रुप में रखा जाएगा। तो हमें इस तरह से जो है ये कैसा है, होमोजीनस, यानी कि एक ही
कैटेगरी के बच्चों को हम एक ही ग्रुप में रख रहे हैं, ये कैसा होता है हमारा, ये होमोजीनस होता है, सही है। और हमको कैसे बनाना है, हेट्रोजीनस, यानी कि जो 90% वाला जो बच्चों का ग्रुप है उसमें 90% वाले बच्चे भी होंगे, 40% वाले भी होंगे, 60 वाले भी होंगे, 70 वाले भी होंगे, यानी कि हमको जो है सबको इंटरेक्ट करना है, हर एक तरह का बच्चा, यानी कि हाई क्वालिटी वाला भी, लो क्वालिटी वाला भी, हर तरह का बच्चे को क्या है उसमें ग्रुप में इंक्लूड करना है। इसको कहते हैं हम क्या, व्यक्तित्व भिन्नता ग्रुप, ठीक है। तो बच्चे में क्या है, ग्रुप जो करना है, सेम एबिलिटी वाले को ग्रुप में नहीं रखना है, ठीक है। जो सेम एबिलिटी वाले हैं उसको एक ग्रुप में नहीं रखना है, यानी कि तुम अच्छे हो, तुम पढ़ने में नंबर 1 हो तो तुम्हारा ग्रुप ये रहेगा, तुम पढ़ने में लो हो तो तुम्हारा ग्रुप ये रहेगा, ऐसा नहीं करना है हमको, ठीक है। चलिए यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं हम इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन। अब इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन जो होता है वो 2 तरह का होता है हमारा। कैसा होता है, एक तो होता है हमारा अनुवांशिकी होता है, दूसरा कैसा होता है, अर्जित होता है। अनुवांशिकी कैसा होता है फ्रेंड्स, तो अनुवांशिकी ऐसा होता है कि जो हमें अपने माता पिता के द्वारा मिलता है उसको हम अनुवांशिकता कहते हैं या अनुवांशिकी कहते हैं, और जो हमें समाज से द्वारा मिलता है या विद्यालय के द्वारा मिलता है या हम किसी दूसरे दोस्तों वगैरह इनसे मिलता है उसको हम अर्जित करते हैं, ठीक है। तो अब सामाजिक के जो हमारे अनुवांशिक है इसके अंदर हम कौन कौन से देखने को मिलते हैं, जैसे हमारा फिजिकल मतलब अधिक माता पिता की हाइट हमारी अच्छी है तो आने वाली संतान की भी जो हाइट होगी वो भी अच्छी होगी, ठीक है। उसकी मेंटलाइजेशन, यानी कि जो उसके माता पिता हैं वो अधिक बुद्धिमान हैं तो बच्चा भी क्या होगा, जाहिर सी बात है वो भी अधिक बुद्धिमान होगा, ठीक है। टेम्परामेंटल मतलब यदि माता पिता गुस्सैल प्रवृत्ति के हैं तो बच्चा भी क्या होगा, गुस्सैल प्रवृत्ति का होगा। यदि माता पिता शांत प्रवृत्ति के हैं तो हो सकता है बच्चा भी शांत प्रवृत्ति का होगा। तो ये क्या है, ये जो चेंजेस देखने को मिलते हैं हमें, ठीक है, ये जो डिफ्रेंसिएशन देखने को मिलते हैं तो ये कहाँ से देखने को मिलते हैं हमें, अनुवांशिकता से। अब अर्जित क्या करता है बच्चा, सोशियल। अब जो बच्चा है समाज से करेगा, कल्चर से करेगा और एजुकेशनल से करेगा और किससे करेगा, हमारे इमोशनल से करेगा। यानी कि बच्चे के अंदर जो इमोशनल है उसके द्वारा अर्जित, मतलब इमोशनल अर्जित कर सकता है बच्चा, इन्वायरमेंटल से एजुकेशन अर्जित कर सकता है। तो ये क्या है, ये जो देखने को व्यक्तिगत भिन्नता मिलेंगी हमें कैसे देखने को मिलेंगी, ये सब अर्जित वाली देखने को मिलेंगी। अब बात करते हैं हम मोटिवेशन के बारे में फ्रेंड्स। किसके बारे में बात करते हैं, मोटिवेशन के बारे में। चलिए तो पहले बताइएगा फ्रेंड्स, आपको यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया, कोई दिक्कत, ठीक। चलिए अब हम बात करते हैं किसके बारे में बात करते हैं, तो हम बात करते हैं मोटिवेशन के बारे में, यानी कि अभिप्रेरणा के बारे में। अभिप्रेरणा क्या है फ्रेंड्स, अभिप्रेरणा के बारे में जानकारी करते हैं। तो अभिप्रेरणा क्या है फ्रेंड्स, अभिप्रेरणा का जो अर्थ होता है, जो मोटिवेशन है ये एक प्रोसेस है, ठीक है। क्या है, एक प्रोसेस है और इसके द्वारा क्या करता है बच्चा, अपने अंदर से या दूसरों के द्वारा जो हमारी अभिप्रेरणा है या जिसको मोटिवेशन कहते हैं वो 2 तरह की होती है। एक तो कैसी होती है, आंतरिक अभिप्रेरणा होती है, एक हमारी बाह्य अभिप्रेरणा होती है। यानी कि बच्चे को आंतरिक अभिप्रेरणा जो उसको स्वयं से प्राप्त हो रही है, बाह्य अभिप्रेरणा जो उसे दूसरे के द्वारा दी जा रही है उसको हम क्या कहते हैं, बाह्य अभिप्रेरणा कहते हैं। बाह्य अभिप्रेरणा में हम जैसे बात करें किसकी, हमारी फिजिकल अभिप्रेरणा हो सकती है। अब फिजिकल अभिप्रेरणा मतलब जैसे कहा जाए कि आपको ये कार्य कर दो, अगर तो आपको क्या है एक बाइक दी जाएगी, तो ये क्या हुआ, एक भौतिक, यानी कि ये बाह्य अभिप्रेरणा तो है और हम जो उस कार्य को कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं, हम उस बाइक को प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। यानी कि हमें मोटिवेशन तो मिला कार्य करने के लिए, बट कैसा मिला हमें, वो अस्थायी होगा, मतलब हम उस बाइक को प्राप्त करने के लिए ही कार्य करेंगे, उसके अन्यथा उसके बाद में कुछ भी कार्य नहीं करेंगे, ठीक है। जबकि आंतरिक अभिप्रेरणा जो होती है ये कैसी होती है, ये स्वयं के अंदर से निकलती है और कैसी होती है, ये स्ट्रेवल होती है। चलिए आगे बात करते हैं इनके बारे में, ठीक है। जो आगे बात करते हैं ये क्या है, अंतः आत्मा से, यानी कि इंटरनल, जो अंतः आत्मा से निकलती है उससे क्या होता है, लोभ की दृष्टि से क्या होती है, ये लोभ नहीं होता है इसमें क्या होता है, कोई भी हमें लोभ नहीं होता है। और जबकि जो हमारी एक्सटर्नल होती है, जो बाहरी होती है, उसमें क्या होती है, हमें लोभ देखने को मिलता है। क्या लोभ देखने को मिलता है कि बच्चा जो कि
तुम इस सवाल को लगाओ तुम्हें एक चॉकलेट मिलेगी, तो बच्चा क्या सवाल जो लगाएगा वो किस लिए लगाएगा, उस चॉकलेट प्राप्त करने के लिए लगाएगा, ना कि वो अपनी समझ बनाने के लिए लगाएगा। तो जबकि आंतरिक अभिप्रेरणा जो होती है हमें ये अपनी समझ बढ़ाने के लिए करती है, ठीक है, किस लिए करती है, अपनी समझ बढ़ाने के लिए करती है। आगे बात करते हैं, जो अमेरिकी वैज्ञानिक थे हमारे BF स्किनर, उन्होंने क्या था, इन्होंने क्या अभिप्रेरणा के संबंध में माना कि जो अभिप्रेरणा यानी कि जो मोटिवेशन है इसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, हाईवे की तरह होता है, यानी कि जो हाईवे है हमारा उसकी तरह होता है, यानी कि नेशनल हाईवे जो होता है उसकी तरह होता है जो अभिप्रेरणा होता है। अब अभिप्रेरणा नेशनल हाईवे की तरह कैसे होता है, यदि कोई बाइक चलाने वाला है तो वो एक लोकल रोड पर चला रहा है तो उस पर क्या होगी, उसकी स्पीड कम होगी, जबकि वो नेशनल हाईवे पे चढ़ जाएगा तो वहाँ पर क्या होता है, वो नेशनल हाईवे बहुत परफेक्ट होता है बाइक चलाने के लिए, तो वहाँ पर उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो ठीक वही बात इन्होंने कहा था BF स्किनर ने कि जो हमारी अभिप्रेरणा है यदि उसको अच्छी अभिप्रेरणा मिल जाए, आंतरिक अभिप्रेरणा मिल जाए, वो भी अच्छी अभिप्रेरणा मिल जाए, तो वो क्या है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएगा और वो क्या हो जाएगा, सक्सेस की रेट जो होगी उसकी अच्छी हो जाएगी, यानी कि उसकी जो सीखने की क्षमता होगी वो बहुत हाई हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, बहुत हाई हो जाएगी। चलिए आगे, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। आगे बात करते हैं, जो बच्चे में इंटरनल यानी कि आंतरिक अभिप्रेरणा को जो बढ़ावा देते हैं वो कैसे देते हैं, इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में क्या बात करते हैं हम, अब आंतरिक अभिप्रेरणा जो होती है इसको बढ़ावा देने के लिए हमारा अंदर एक चक्र आता है, ठीक है, एक साइकिल है, इसके बारे में जानते हैं। चलिए मैं उसको ऊपर कर लेता हूं थोड़ा। अब बात करते हैं इसके बारे में। तो आंतरिक अभिप्रेरणा का जो चक्र है वो एक 100 ट्रिक से याद रख सकते हैं हम, NDA-GAR, ठीक है, NDA-GAR या NDA-GAR, इस नाम से इसको याद रख सकते हैं। सबसे पहले क्या होती है, नीड, यदि किसी चीज़ को हमें प्राप्त करने की आवश्यकता है, ठीक है, तो हमारे अंदर क्या होगी, अभिप्रेरणा जागृत होगी। जैसे मान लो मुझे भूख लगी है, तो भूख लगी है तो मेरे अंदर अभिप्रेरणा जागृत होगी कि मुझे क्या मिले, खाना मिले, तो मेरे अंदर क्या होगा, एक भावना जागृत हो गई है, यानी कि आवश्यकता आ गई है। किस चीज़ की आवश्यकता आ गई है, रोटी की आवश्यकता आ गई है कि यदि रोटी मिल जाएगी खाने को तो मेरी भूख क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो मेरे अंदर क्या हो गई, आवश्यकता जागृत हो गई, किसकी, भूख की। इसके बाद में क्या होगा, प्रणोद यानी कि ड्राइव। अब मैं अपने अंदर जब मेरे भूख की जागृता हो गई है, आवश्यकता हो गई है, तो मैं ड्राइव करूंगा। ड्राइव करूंगा मतलब मैं उस भोजन की खोज में क्या है, निकलूंगा, तो मैं क्या करूंगा, ड्राइव करूंगा। अब उसके बाद में क्या होगी, उत्तेजना, मेरे अंदर ये उत्तेजना प्राप्त जागृत होगी कि मुझे क्या है, रोटी प्राप्त करनी है, कहीं से भी करूं, कैसे करूं, मुझे कुछ ना कुछ करके तो रोटी खानी पड़ेगी, यदि मुझे जीना है तो मुझे रोटी खानी होगी। तो ये मेरे अंदर क्या हो जाएगी, उत्तेजना आ गई। अब ये मोटिवेशन के क्या है, ये कोड चल रहे हैं, यानी कि मोटिवेशन किस तरह से आता है। इसके बाद में क्या होगा, दिशा निर्देशन व्यवहार, अगर मुझे सही डायरेक्शन मिल जाएगी, यानी कि मुझे पता है कि रोटी कहाँ मिलेगी, या तो मुझे स्वयं बनानी होगी तो रोटी मिल सकती है, या मेरे घर वाले खिलाएं तो रोटी मिल सकती है, या तीसरा स्थान क्या है, मान लो होटल पे मिल सकती है रोटी, मान लो कहीं का ही छोड़ो सब कुछ। अब मैं अपने अंदर स्वयं सेल्फ की बात करता हूँ कि मान लो कि मुझे रोटी जो है कहाँ से मिल सकती है, कि यदि मैं रोटी कहाँ से प्राप्त कर सकता हूँ, यदि मुझे रोटी बनानी आती होगी तो मैं रोटी प्राप्त कर सकता हूँ। तो मुझे जो है रोटी बनानी आती है जैसे मान लो, ठीक है, तो क्या करना है, हमें सबसे पहले आटा लगाना होगा, तो यानी कि मुझे एक दिशा निर्देशन मिल जाएगा कि मुझे यदि ये कार्य फॉलो करने होंगे तब मुझे जो रोटी की प्राप्ति हो सकती है। इसके बाद में क्या होगी, उपलब्धि, इसके बाद में क्या होगी, उपलब्धि। अब मैं रोटी को प्राप्त करने की उपलब्धि हासिल कर चुका हूँ, ठीक है, जब मैं रोटी की प्राप्ति को हासिल कर चुका हूँ यानी कि रोटी को बना चुका हूँ, अब मैं उसको क्या खा लूँ, तो क्या होगी, उत्तेजना में कमी आ जाएगी। अब क्या आ जाएगी फ्रेंड्स, उत्तेजना में कमी आ जाएगी, यानी कि जब मैं रोटी को प्राप्त कर लूँगा तो मुझे क्या हो जाएगी, उत्तेजना में कमी आ जाएगी। अब उत्तेजना में कमी क्या आ जाएगी कि मुझे जो रोटी प्राप्त करनी थी वो मैं संतुष्ट हो चुका हूँ, मुझे रोटी की प्राप्ति हो चुकी है। अब क्या होगी, जब रोटी को प्राप्ति हो जाएगी तो अब उसके अंदर जो मोटिवेशन खत्म हो जाएगा, यानी कि अब रोटी के प्रति जो मोटिवेशन था मेरे अंदर, वो रोटी के प्रति अब मोटिवेशन समाप्त हो चुका है। अब जो है मुझे रोटी के पीछे कोई भी ऐसा उत्तेजना भरा कार्य नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि अब मेरी भूख मिट चुकी है, मेरे अंदर की जो भावना थी वो सब कुछ समाप्त हो चुकी हैं। अब जब से फिर मेरे कोई अंदर जो है क्या होगी, आवश्यकता आएगी, तो मैं फिर से जो है यही फॉलो करूंगा। तो मतलब जो आवश्यकता है वो क्या है, एक मोटिवेशन के लिए जागृत करती है, यानी कि ये क्या है, एक मोटिवेशन का साइकिल है, ठीक है। तो आपको मैं उम्मीद करता हूँ ये साइकिल समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब
तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो दिया है मध्यांतर भोजन यानी कि मिड डे मील, इसकी जो शुरुआत की गई थी 1905 में की गई थी। और इसकी जो शुरुआत करी गई थी किस लिए करी गई थी, तो इसकी शुरुआत इसलिए करी गई थी कि उससे पहले जो बच्चे थे तो वो क्या थे, स्कूल या विद्यालय में आ नहीं रहे थे। ठीक है, तो सरकार को लगा कि कहीं ना कहीं इनकी जो फिजिकली आवश्यकता है या फिजिकली जो इनको अगर मोटिवेट करना है हमें, या इनकी जो आवश्यकता है, तो पता है कि भोजन की इनकी आवश्यकता है, इसलिए नहीं आ पा रहे हैं। यदि इनको दोपहर में, अपराह्न यानी कि दोपहर में या मध्य में क्या है, इनको भोजन की सुविधा उपलब्ध कराई जाए तो ये क्या है, विद्यालय आ सकते हैं। इनकी एक फिजिकली जो आवश्यकता है वो क्या हो सकती है, वो कंप्लीट हो सकती है। तो इसलिए क्या गया, 1995 में इसको जो शुरू कर दिया गया था। ठीक है, जो शारीरिक आवश्यकता होती है इसका अस्तित्व की ज़रूरत है, यानी कि इसकी क्या है, अस्तित्व की ज़रूरत है। जब तक हमें किसी चीज़ की आवश्यकता रहेगी तब तक हमारे अंदर क्या होगा, मोटिवेशन रहेगा। अब फूड, वाटर, ये स्लेट्स यानी कि आश्रय, यानी कि अगर हम बात करें क्या, रोटी, पानी और मकान यानी कि आश्रय मतलब जो घर वगैरह होते हैं, और स्लीप मतलब सोने की, और मिड डे मील, इन सभी की क्या होती है, हमें आवश्यकता होती है। और यही सभी क्या है, हमारे मोटिवेशन का कोड होते हैं। यानी कि इन्हीं के द्वारा क्या होती है, हमें आंतरिक अभिप्रेरणा देखने को मिलती है। क्यों कि मेरा मकान सबसे अच्छा होना चाहिए, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे को पैसा कमाना होगा। पैसे कैसे कमाएंगे, मेरी जॉब लग जाएगी तब कमाएंगे पैसे। तो ये क्या है, एक मोटिवेशन है, यानी कि उसको क्या है, ये अंदर से ये आवश्यकता पड़ रही है कि मकान अच्छा बनाने के लिए। ठीक है, तो ये क्या होता है, आंतरिक अभिप्रेरणा होती है। ठीक, आगे हम बात करते हैं मैस्लो के आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत। यानी कि मैस्लो ने क्या था, एक सिद्धांत दिया था। उन्होंने बताया कि जो आवश्यकता सिद्धांत है कुछ किस तरह से कार्य करता है। यानी कि ये क्या होता है, ये शारीरिक आवश्यकताओं से जो है, जब जैसे जैसे हमें आवश्यकताओं की ज़रूरत पड़ जाती है, हम हाई मतलब ज़्यादा से कम की ओर जो है इंटरेक्ट होते चले जाते हैं। जैसे हमें सबसे पहले वायु की ज़रूरत होगी, वाटर की ज़रूरत होगी, फूड की, स्लेटर की, यानी कि जो घर, मकान, रोटी, कपड़ा, वायु, इन सभी की क्या है, ये आवश्यकता है। और इसी के अंदर हम किसको भी इंक्लूड कर लेते हैं, तो रिप्रोडक्शन, इसको भी इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, तो इन सभी की क्या है, आवश्यकता होगी। और जब इनको व्यक्ति क्या होगा, प्राप्त कर लेगा, तो उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में पहुंचेगा चरण नंबर 2 पे। ठीक है, यानी कि चरण नंबर 1 से कहाँ पहुंचेगा, वो चरण नंबर 2 पे पहुंचेगा जब इन सब की प्राप्ति कर लेगी। अब उसके अंदर जो होगी कैसी होगी, सुरक्षात्मक आवश्यकता होगी। यानी कि अब उसको जो किसकी ज़रूरत पड़ रही है कि भाई मेरे पास में रोटी भी है, कपड़ा भी है, मकान भी है, पैसा भी है, सब कुछ है, तो अब उसको क्या पड़ेगी ज़रूरत कि उसकी जो है सेफ्टी चाहिए। तो उसकी सेफ्टी की क्या पड़ेगी, उसको आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि पर्सनैलिटी, यानी कि उसको पर्सनल सिक्योरिटी चाहिए। ठीक है, उसको खुद को और उसके हेल्थ को पर्सनैलिटी सिक्योरिटी चाहिए, यानी कि उसको जो हेल्थ है उसको स्वस्थ रखने के लिए कुछ न कुछ आवश्यकता चाहिए। तो इस तरह से क्या होगा, ये पहुँचे। अब इसके बाद में क्या है, तीसरी अवस्था में जब पहुँचेगा वो, दूसरी अवस्था जब उसकी कंप्लीट हो जाएगी, तो उसके बाद में वो कहाँ पहुँचेगा, तीसरी स्टेज में पहुँचेगा। अब उसको किसकी ज़रूरत है कि भाई मैं सब चीज़ से सेटिस्फाई हूँ, मेरे पास में अच्छा मकान भी है, खाने के लिए पैसा, रोटी, कपड़ा, मकान सब कुछ है। ठीक है, इसके बाद में क्या है, मेरे पास में सिक्योरिटी भी है, अच्छी खासी है। अब उसे ज़रूरत पड़ेगी किसकी, फ्रेंडशिप की, यानी कि अच्छे फ्रेंड्स मिल जाएं, हाईली, और क्या मिल जाए उसको, फैमिली, यानी कि उसके परिवार की आवश्यकता है। तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, प्रेम। ठीक है, जो उसकी प्रेम है उसकी आवश्यकता पड़ेगी। जब उसको ये सब चीज़ मिल जाएगी, ठीक है, जो तीसरी स्टेज में क्या होगी, इसको सब कुछ मिल जाएगा, तो वो कहाँ पहुँचेगा, चौथी स्टेज में पहुँचेगा। चौथी स्टेज में उसको क्या होगी, सम्मान की आवश्यकता होगी। कभी मेरे पास में अब सब कुछ है, मुझे समाज में क्या है, अपना सम्मान लेना है, यानी कि मैं समाज में ऊंचा दिखाई देने लगूं, यानी कि रेस्पेक्ट, क्या रेस्पेक्ट, यानी कि उसको जो है सेल्फ, उसको यानी कि अपने आत्मसम्मान की जो है भावना उसके अंदर अगर जागृत होगी, वो अपने अंदर से क्या है, आत्मसम्मान को जो है प्राप्त करने के लिए क्या करेगा, उसको सम्मान की आवश्यकता पड़ेगी। इसके बाद में जो लास्ट चरण है, इसमें क्या है, दुनिया के लगभग 2 से 3% लोग ही इस अवस्था में पहुंचते हैं। यानी कि जब उसको सब कुछ मिल जाएगा, तो उसके अंदर फिर अगर जब ये भावना जाग गया है कि आत्मसिद्धि, यानी कि मैं हूँ कौन, मेरा जन्म किस लिए, किस उद्देश्य से हुआ इस पृथ्वी पर, तो वो सब जब उसके अंदर ये भावना आ जाएगी, तो वो क्या है, इन सभी को, ये यहाँ से नीचे के हैं, इन सभी को छोड़ देगा और एक क्या है, अपनी आत्मसिद्धि के लिए क्या है, निकल जाएगा। जैसे कि महात्मा गौतम बुद्ध थे, उनके अंदर ये भावना जागृत हुई थी। ठीक है,
चलिए आगे चलते हैं, हम बात करते हैं आगे। चलिए इसके बारे में दो और देख लेते हैं, इसके बाद में क्या है, इस वीडियो को यहीं रोक देंगे, फिर हम इससे आगे जो है कल देखते हैं, ठीक है। चलिएगा, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो भी सही नहीं रहती है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं अब किसके बारे में, आईक्यू के आधार पर। आईक्यू के आधार पर लोगों का वर्गीकरण। अब जो आईक्यू है ये क्या है, ये है हमारी इंटेलिजेंसी क्वांटिटी, यानी कि जो बुद्धि लब्धि है, बुद्धि लब्धि के बारे में देखते हैं। तो बुद्धि लब्धि के आधार पर क्या है, इनको बांटा गया है, ठीक है। बुद्धि लब्धि के आधार पर क्या है, इनको डिवाइड करा गया है। और जो बुद्धि लब्धि के आधार पर इन्हें बांटा गया है, तो कौन कौन से भाग में बांटा गया है उसके बारे में देखते हैं। तो बुद्धि लब्धि के आधार पर जो किस किस में बांटा गया है, एक तो आती है हमारी, थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं इसको, बस अब सही है। चलिएगा अब देखते हैं, आता हमारा गिफ्टेड, यानी कि जीनियस बच्चे, जिन्हें हम जीनियस कहते हैं, जो हायर जिनकी बुद्धि लब्धि होती है ओवरऑल जैसे 140 प्लस होती है, उनको हम क्या कहते हैं, जीनियस बच्चे कहते हैं। यानी कि जो उनको क्या कहते हैं, गिफ्टेड कहते हैं। ऐसे लोग जिनकी बुद्धि लब्धि क्या होती है, 140 से प्लस होती है, ऐसे लोग क्या बनते हैं हमारे, ऐसे लोग बनते हैं वैज्ञानिक, ठीक है। इसके बाद में हमारी ज़्यादातर जो पूछी जाती है वो पूछी जाती है ये वाली, या तो ये पूछी जाती है या फिर हमारी ये पूछी जाती है, ये ज़्यादातर पूछी जाती हैं, ठीक है। और कभी कभी क्या है, इसको बॉर्डर लाइन को भी पूछ लेता है। तो यहाँ पर ये जो होती है हमारी एवरेज होती है, औसत बुद्धि एज, ये कितनी होती है हमारी, 90 से 110 या 109 होती है, ठीक है। अगर हम बुद्धि लब्धि के बारे में बात करते हैं, आगे चलते हैं, तो एक बुद्धि लब्धि के लिए क्या है, कुछ सिद्धांत दिए गए थे। तो इन सिद्धांतों के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले जो इसका एक सिद्धांत दिया गया था, तो वो दिया गया था क्या, मानसिक आयु बटे क्या, वास्तविक आयु, और इनटू क्या, 100। तो इसे जो कहते हैं, हम इसे कहते हैं बुद्धि लब्धि, यानी कि इंटेलिजेंसी क्वालिटी। तो ये हमारे क्या है, बुद्धि लब्धि है। जैसे एक सवाल दिया गया है, कह रहा है कि यदि किसी बच्चे की जो रिलेटिव यानी कि रियल एज है, उसकी जो वास्तविक आयु है वो कितनी है, 10 वर्ष है, और उसका जो दिमाग है, यानी कि उस व्यक्ति का जो बच्चे का जो दिमाग है वो 12 वर्ष के बच्चे के जैसा काम करता है। यानी कि जो बच्चा 12 साल का है, उस दिमाग से सोचकर जो काम कर सकता है, वही काम क्या है, 10 वर्ष का बच्चा सोचकर भी काम को कर सकता है। तो कहा जा रहा है यहाँ पर कि उसकी जो बुद्धि लब्धि है वो कितनी होगी, ठीक है। तो उसकी जो बुद्धि लब्धि होगी हम कैसे निकालेंगे, तो उसकी मानसिक आयु कितनी है भाई, उसकी जो मानसिक आयु है वो 12 वर्ष। तो मानसिक आयु बटे क्या, वास्तविक आयु कितनी है उसकी, 10 वर्ष। और जो प्रतिशत में लाने के लिए उसमें क्या करेंगे, हम 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है। जब हम इसकी 100 से गुणा कर देंगे तो 0 से 0 डिवाइड हो जाएगा हमारा, इससे गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 120। यानी कि उसकी जो बुद्धि लब्धि होगी वो कितनी होगी, 120 होगी। यानी कि कैसी होगी, वो एवरेज होगा बच्चा, यानी कि 90 से कहाँ पहुँचेगा, वो 120 के बीच में पहुँचेगा। तो यानी कि बच्चा कैसा होगा, वो एवरेज होगा, ठीक है। कैसा होगा, वो एवरेज होगा। सबसे पहले जो बुद्धि का परीक्षण करा था वो 1905 में करा था। और किसने करा था ये बुद्धि का परीक्षण, तो ये बुद्धि का परीक्षण करा था, ये करा था हमारा इन्होंने करा था, ठीक है। चलिएगा, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो हम यहीं तक रहने देते हैं। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें। चैनल पर यदि आप हमारे पर नए बने हुए हैं तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ में शेयर करें, जिससे कि सभी को क्या है, इस वीडियो का पूरा फायदा मिल जाए। तो फ्रेंड्स यहाँ से आगे, यानी कि बुद्धि लब्धि से आगे क्या है, हम अगली वीडियो में देखने वाले हैं। और अब क्या है, हमारे चैनल पे कंटिन्यू ही वीडियो मिलने वाली हैं आपको। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को ऑन करके रखें। तो फ्रेंड्स हम इसको क्या है, सीडीपी को कंप्लीट करा कर देंगे आपको। और यदि आपको इसके नोट्स वगैरह चाहिए, फ्री नोट्स, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको क्या, हमारे इसकी जो पीडीएफ है, पीडीएफ के रूप में जो हमारे इसका क्या मिल जाएगा, आप सभी को नोट्स मिल जाएंगे फ्री में, ठीक है। और इसके जो है प्रैक्टिस करने के लिए आपको वहाँ पर जो है क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। तो चैनल का जो लिंक है हमारे टेलीग्राम चैनल का, वो डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा लिंक। और आप चाहें तो आप उस पर जो है सर्च करके भी जो है हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। सर्च करना है क्या, जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है स्टडी मैथ एंड साइंस, वही आपको वहीं पर भी सेम कंडीशन में सर्च करना है, तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ध्यान रखिएगा और अपने पेपर में क्या है, अच्छे से अच्छा करने की जो है कोशिश करिएगा, ठीक है। तो चलिएगा फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं हम। जय हिंद, वंदे मातरम।